वालेकुम। वो एक जो ममनू ना रहा कि बहुत ही शॉकिंग एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ, तो फौरी चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। फजर की दूर पर बुलंद होकर खामोश होती है जानो के बाद अचानक से नरम सी आवाज़ चलने लगी। पुरकैफ उम्र की सफ़र पर रवानगी के लिए फरजाना खानम तैयार थी। मुहिब ने खुद उनका सामान गाड़ी में रखवाया। ड्राइवर को ध्यान से लेकर जाने की ताकीद की। जोए भी जाकर बाहर पहुंच में आई क्योंकि वह अलार्म लगा कर सोई थी कि माँ को सी ऑफ करेगी। मुहिब ने बेकरार से पलटे आती जोए को देखा तो ये लम्हा फरजाना खानम को बहुत मसरूर होकर देखा। आप जा रही हैं मामा? मुस्कुराती हुई फौरी गले लगी तो वो भी शफकत से भर गई। बिल्कुल, वहाँ जाकर तुम सबके लिए राहतें मांगूंगी। मुहिम, मेरा 10 दिन का स्टे है बच्चे। पीछे जोए का ख्याल रखना और खुदा के लिए लड़ना मत। अमन ओमान से रहना ताकि मैं सुकून से लकी कर सफ़र कर सकूँ। धीमी धीमी हवा से जोए ने अपने बिखरते बाल समेटने को फिर दुपट्टा सर पर ओढ़ा, जबकि वो तो ना लड़ने का फौरी यकीन दिला गई। अलबत्ता मुहिब सोच में था कि जोए के साथ रहना कड़ा इम्तिहान। उससे तो मैं ये 10 दिन इस पर इंहिसार भी करने वाली थी। जी वालदा, कोशिश करूँगा। मुहिब ने माँ को गले लगाई, यकीन दिलाया, जिस पर उसकी जबीन जुमे फिर से जोए की तरफ पलटी, उसे भी गले लगाया। दोनों ने मुस्कुराकर उनको रुखसत किया। देखते देखते गाड़ी बलोच हवेली से मेन गेट से बाहर निकली। जोए ने हवा से बार बार डलक जाते दुपट्टे को संभाला और गर्दन मोड़कर मुहिब को देखने लगी। वो भी इस लम्हे उसकी तरफ चेहरा किए देख बैठा। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कहूँगी डरना मत। फिर शरारत पर आमादा थी। उसकी सियाह आंखें चमक रही थी। तुमसे डरूंगा, इतने बुरे दिन नहीं आए, जताते हुए इसकी आंखों में देखने को झुका। वो पीछे हटी। ठंडी हवा बीच से सरक कर गुजरी तो दोनों की सांसें महक गईं। फिजा में खुशबू गुली थी दोनों की। मैं माँ के साथ नमाज पढ़ती थी, अब कैसे पढ़ूंगी? मुहिब एकदम ही जोए को नई परेशानी ने घेरा। मुहिब उसकी दीन को लेकर तड़प देकर हैरान हुआ, जो उससे भी आगे निकल गई थी। हालांकि वो पैदाइशी मोमिन था, फिर भी दीन से इस कदर जुड़ा कभी ना रहा था। उसे याद था वालदा ने बहुत ज्यादती की थी इसे नमाज पढ़ाने पर मेरे साथ। मुहिब इसे बिना देखे कहे अंदर को बढ़ा तो वो भी खुशगवार हैरत से इस बावकार मर्द के पीछे ही लपकी और मुहिब की हम कदम हुई। सच में उसकी जानब आगे को सिर की तो वो रुका, वो भी रुकी। हाँ सच में, इसी बहाने मैं भी कुछ नेकी कमा लूंगा, वो आम से अंदाज में बोला। पर जोहे को लगा ये मौसम इस शख्स ने और दिलकश कर दिया है। वो उसके साथ ही कमरे में आया। जोहे वजू किए दुपट्टा लपेटे बाहर आई तो मुहिब दूसरे कमरे में जाकर ना सिर्फ वजू कराया बल्कि अपने साथ ही रूम के वस्त में इसने 2 चाय नमाज बिछा दी। मुहिब से बाहर आता देखे फौरी उसकी तरफ बढ़ा तो वो हफीफ सा घबराई। मैं को उसके दुपट्टे से बाहर नजर आते बालों को डांपने को करीब आया। जोहे सांस रोके से देखने लगी, जिसने बहुत तवज्जो से उसका दुपट्टा उसके बालों पर सेट किए लपेटा। तब खुद मुहिब टटका जब जोए की आंखें नम देखी। ऐसे क्यों देख रही हो? इसे जोए के आंसू अब भी तकलीफ देते, भले फिर वो खुशी के हों, रश्क के या दुख के। मुस्कुराकर धीरे से नजर झुका गई। कुछ नहीं, इससे कहाँ मुहिब बलोच को टाला जा सकता था? बता दो, मिन्नतें नहीं करने वाला। वो अपनी बेचैनी पर काबू पाते से गुस्सा गया तो वो आंखें वापस उठी। मैंने तुम जैसा इंसान कभी नहीं देखा जो एक ही वक्त में कड़वा और मीठा दोनों है। तुम मुझे अपना एहसान मत करते जा रहे हो। हर गुजरते लम्हे तुम ऐसे हो जिसकी कदर की जानी चाहिए। वो सब वो बिना हिचकिचाए पूरे जज्ब से बोली कि उसकी नम आंखों तक ने साथ दिया। देखोगी भी नहीं, मुझ जैसे नमूने रोज़ पैदा थोड़ी होते हैं। आ जाओ। अपनी बात से इसे और खुद दोनों का साया इसलिए लिए जाए नमाज की जाने बड़ा नमाज अदा की और जोए ने उसके ज़रा बावाज़ से बुलंद पढ़ने को सुने। उसकी तरह नमाज अदा की पर अदाब वैसे ही बनाए रखे जैसे फरजाना खानम ने इसे सिखाया। नमाज ख़त्म की वो बिना दुआ के उठा तो वो इसे जाए नमाज उठाकर तय करता देखे। हाथ फैलाकर तकती पूरी दुआ कौन करेगा? मुहिब बलोच। उसके गुस्से से डांटने पर वो वहीं बैठ के पाई थी पर वही बैठा। मैं दुआ क्या मांगूँ? इस लम्हा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके सादा से जवाब पर वो भी बिना दुआ मांगे उठी और जाए नमाज तय करके काउच पर रखती खुद भी उसके साथ आ बैठी। मुहिब ने हैरत से इसे ज़रा गर्दन तिरछी किए देखा। मुझे भी इस लम्हा कुछ नहीं चाहिए, वह इसे लाजवाब कर गई। मुहिब ने ज़रा सा परे से रखकर जोए की भरी भरी आंखों को देखा जिनमें कोई हसरत नहीं थी। अब तुम सो सकती हो, ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं। कुछ देर खामोशी से वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर जब मुहिब को घुटन सी महसूस हुई तो वो उठ खड़ा हुआ। जोए भी उठी, कस कर लिया। दुपट्टा खोलकर ढीले तरीके से सर पर लेते पल्लू पुष्ट पर डालते हुए उसके सामने आ रोकी। मुहिब ने बेख्तियार नज़र जोए पर डाली। तुम मुझे रोज़ हक नहीं किया करोगे? न जाने क्यों पर इस लम्हा वो उसके गले लगना चाहती थी और अपनी इस ख्वाहिश पर बंद भी ना बांध सकी। क्या तुम्हें रोज़ मुझे थैंक यू कहना है? वो उसकी तरफ देखते मुस्कुराकर हैरत से बोला तो वो नफ़ी में सर हिला गई। नहीं तो थैंक यू के सिवा और भी बहुत वजह होती हैं इसकी। वो इसे उलझा रही थी, ये बता ना सकी कि उसके लिए कुछ हास हो गया है। मुहिब ने बीच का फासला समेटे करीब से रिकते उसकी तिश्नगी की मारी आंखों में बेतकल्लुफ़ी से देखा। मसलन वो इसके इतने करीब खड़ा था कि उसकी खुशबू जोए को सांस लेते हुए अंदर तक उतरती महसूस हुई। मसलन तुमसे हक करने का दिल चाह रहा हो, बात वो सीधी करती थी तभी तो सीधा मुहिब के सीने में तीर बनकर उतरती थी। दिल क्यों चाह रहा है तुम्हारा? वो मजीद करीब हुआ तो वो दूर होगी बिना सोचे, जबकि उसके फरार पर मुहिब ने खुद को होश दिलाई। जोए नज़र झुकाकर चेहरा जरा मोड़ चुकी थी, इसलिए कि तुम बहुत अच्छे हो। इससे पहले वो उसके गुरेज पर खुद को संभालता कमरे से निकलता उसके पैरों में जंजीर डाल की। क्या वो वाकई जोए को अच्छा लग रहा था या वो लड़की वक्ती सैर का शिकार थी? वो उलझ रहा था, कैसे यकीन करता कि दिल लम्हा ब लम्हा मुनकिर होता जा रहा था। तो अच्छे का ये मतलब थोड़ा है मेरे गले लगी रहोगी? तो उसके अजीब से सवाल पर अफसुदगी से उसकी तरफ देखती बढ़ी। आई एम सॉरी मुहिब। वो ये समझी कि वो इसे गलत समझ बैठा है तभी फौरी अपनी ख्वाहिश की माफ़ी मांगी। मुहिब ने बेजार सा तासुर दिया। गुस्से से उसका कांपता हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते दूसरे हाथ से उसके गिर्द बाजू लपेटे अपने गले लगाकर सुन कर दिया। गले लगती रही यूं तो मुझे अच्छा है मेरे गले न पड़ जाओ। उसके वजूद की हिद्दत में अपने जिस्म की हर तपश बुला गई जो उसके बाजुओं को हाले में समोए बेकरारी से गले लगाए खड़ा
गंभीर सी सरगोशी की जोए के दिल में हर्षद जगा गया। नहीं पढ़ूंगी, वैसे अच्छा हुआ ना हमने निकाह कर लिया मोहिब, वरना तुम मुझे यूं ना हक कर पाते, ना मुझे नमाज पढ़ने में मदद कर सकते, मैं तो गुनाहगार हो जाती फिर। वो खुद ही उसके हिसार को झटक गई, क्योंकि चेस्ट को रगों में ताड़ने से खौफज़दा थी। उसकी आदत से सहम गई। तभी इधर उधर की बातें कसी लाई। तुम जो मेरी मर्जी के बिना मुझसे दूर हो गई हो, ये भी गुनाह था जोए। न जाने क्यों पर उसका दूर होना इस दीवाने को बदहवास कर गया। उससे तुम ये कि वही बड़बड़ा भी बैठा। जोए ने डर कर वापस उसके गिर्द बाजू लपेटे, उसके सीने से लगकर मुहिब को साकिन कर दिया। सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था सच्ची, अब तुम जब तक नहीं कहोगे दूर नहीं जाऊंगी। वो गुनाह से डरी उसके गले लगी। बस आता मुहिब का तड़पा दिल शांत कर गई। खूबसूरत मुस्कुराहट ने मुहिब के होंठों का अहाता किया। वैसे कई मिनट यूं ही बाजुओं में जकड़े रहा, यहाँ तक कि जोए को उसकी जानलेवा लम्हा ब लम्हा शदीद होती करीब परेशान करने लगी। अब इजाज़त दे दो ना। उसकी कमज़ोर सी सरगोशी में बेबसी थी। मुहिब ने फौरी उसकी फितरी कुर्बत के असर से कपाते वजूद को आज़ाद करते उसके सभी चेहरे और डरी आंखों को महसूस होते देखा। अब यकीनन तुम मुझसे दोबारा गले लगना नहीं चाहोगी, है ना? मुहिब की चैलेंजिंग नज़रों पर वो भी ज़रा खुद को कंपोज कर गई। लगूंगी, ये बहुत थ्रिलिंग है। वो दिमाग से शरारत बड़ा मुस्काई, जिस पर मुहिब ने यूं सर हिलाया जैसे कह रहा हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सो जाओ ना, मेरा ईमान हराब करो। फौरी उसके सर में हिस्से मफलूज होती महसूस की बड़बड़ाता हुआ वो कमरे से चला गया। मगर जोई की ज़िंदगी में नादीदा सी हलचल मचा गया। खूबसूरत सी ठंडी हवादार ऊपर कैफ सुबह धीरे धीरे आलम में जहाँ पर फैलने लगी। बादल जमा हो रहे थे। सूरज को अपने आप में जम किए नरमाहट का रक्स फैला रखा था। आप खफा हैं मुझसे मम्मी? एक तो सुबह सुबह रोहा की फार्म हाउस आमद, ऊपर से वो मम्मी की सद महरी पर चटा खुटता उनके कदमों में गिरते बैठा। वो इसे देखना भी मुनासिब ना समझे, अज़ियत से मुंह मोड़े बैठी थी। वो बज़ाहिर ठीक लग रहा था पर किसी की कमी जिक्र नोच रही थी। तुमने मेरे पास चॉइस नहीं छोड़ी है नान, कैसे कर सकते हो तुम ये बेरहमी? ईमान और अशबा दोनों को जिस तकलीफ से गुजार चुके हो, उम्मीद मत रखना कि कभी तलाफ़ी कर सकोगे। वह तकलीफ के संग इस पर बरस पड़ी जो पहली खुद अजियती का शिकार बमुश्किल क़यामत जैसी रात गुजारने के बावजूद सलामत बच गया था। तो क्या करूँ, चला जाऊँ यहाँ से? वो मम्मी की नाराज़गी पर गम से फट गया। रोहा ने गुस्से से इसको देखा। बस यही आता है तुम्हें, फ़रार करना, सताना, ज़िद करना। मोहब्बत करना कब सीखोगे तुम? क्यों तुम मुझे शर्मिंदा करवाने पर तुले हो? जाना चाहते हो ताकि तुम्हारी माँ एक झलक को देखते ही को तरसती तरसती मर जाए। वो उनके गुस्से के बावजूद हर दर्म ही बना रहा। आंखों में जिसने रात काटी हो इसे सवेरा भी मुहिब सन्नाटे सा लगता है। मुझे अशबा दिला दे मम्मी। वो बेबसी से उनका हाथ चक्रे मिन्नत कर उठा। रोहा ने फौरी अपना हाथ नाराज़गी से झटका। अशबा कोई खिलौना नहीं है, जब तुम चाहोगे वो तुम्हारे लिए हाजिर हो जाएगी। मेरी नसीहत रद्द की, अब उसको भूल जाओ। वो दोबारा से इस जहन्नम में हरगिज़ नहीं झोंकूगी। तुम्हारी यही सज़ा है। रोहा किसी नरमी के मूड में ना थी, जबकि अनान ने उनके उठते हुए भी खड़ा होते तकलीफ की हदों को चूधी नज़रों से देखा। ठीक है, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ, अगर वो ना मानी तो बाहुदा अपनी ज़ुबान पर उसका नाम तक आने नहीं दूंगा। मुझे बताएं मम्मी, मैं उसकी नाराज़गी कैसे दूर करूँ? कोई तो हल बताएं खुदा के लिए, मेरे गुनाहों को कुछ दिन नज़रअंदाज कर दे। वो मिन्नत करता हुआ। रोहा से बर्दाश्त ना हुआ। इसे बाबा जानी के घर ले जाओ, एक दो दिन के लिए मना लो, उनकी सिफारिश भी दिलवा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, उसकी मर्ज़ी के बिना खबरदार तुमने इन दोनों दिनों के बीच उसे हाथ भी लगाया। 2 दिन बाद वापस ले आना, क्योंकि उसका पेपर है फिर। वहाँ के मशवरे पर अनान दिल सोच मुस्कुराया, क्योंकि वो भी अनान को जरा नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। फ़ौरन गले लगा तो रोहा भी मज़ीद सितमगर ना बन सकी। वो मम्मी को खुद आलम हाउस ड्रॉप करने गया, सबसे अपने गुज़िश्ता रवैये की माफ़ी तक मांगी और फिर जहान जिब्रान के घर के सामने गाड़ी रोकी। इसने अशबा के फ़ोन पर एक मैसेज भेजा। वो उसी वक्त जागी थी। घर से बाहर आओ और बताकर आना नान के साथ हो। अशबा उसके मैसेज को बड़े करंट लगते उठ बैठी। गुस्सा, तकलीफ, जाने क्या क्या अज सरेनो दहका। आपकी दुआएं सहने वाली इशबा मर गई, चले जाएं वरना बहुत बुरा होगा। वो उसके बरहम जवाबी मैसेज पर शर्मंगेज मुस्काया और काल मिलाई। इशबा के हाथ कांपे पर काल उठा ली। अगर तुम खुद बाहर ना आई इशबा नूर, तुम्हें अंदर आकर तुम्हें सबके सामने बाजुओं में उठाकर कंधे पर डालता हुआ बाहर ले आऊँगा। अगर तुम इस शर्मिंदगी से बचना चाहती हो तो शराफत से आ जाओ मेरे पास। उसकी धमकी पर इशबा का दिल काम कर रह गया। वैसा सर फिराता ही कर भी सकता था। किस किस्म के बदतमीज़ और बेशरम इंसान हैं आप। वो इस पर चलाई पर मुकाबिल ज़रा असर ना हुआ। आ रही हो ये बदतमीज़ी और बेशर्मी के, क्या कर रिकॉर्ड तोड़ो? 1 मिनट है तुम्हारे पास, जैसे भी सर पाड़ लिए में हो फौरी पहुँचो। उसे हुक्म देता फौरी काल काट गया, जबकि इस लम्हा वो चीख भी ना सकी। सफ़ेद प्लाजो पर गुलाबी कुर्ती पहने, पैरों में चप्पल रसाई और दुपट्टा फ़ोन उठाए कमरे से उजलत में निकली। मुनीरा फ़ज़ीला के अफराज भी लेट ही नाश्ता बनवा रही थी जब अशफा की पुकार पर पलटी। मम्मी, वो नान बुला रहे हैं बाहर, हमें जाऊँ? अशफा की सहमी से इजाज़त पर वो फौरी से हिलाए मुस्काई। हाँ जाओ, वैसे भी कल से यहाँ हो, मिस कर रहा होगा। अगर फार्म हाउस वापस चली गई तो इन्फॉर्म कर देना। मम्मी की ताकीद पर वो दिल ही दिल में कुर्ती हुई बाहर आई। न जाने कितना खून जला लिया था इसने घर से बाहर निकलने तक। अनान ने इसे देखते ही गाड़ी से निकल कर उसके लिए फ्रंट डोर ओपन किया तो बिना अनान पर एक निगाहें गलत डाले बैठी, जबकि अनान ने के आकर बैठने तक सीट बेल्ट बांध कर मुँह खिड़की की तरफ फेर लिया। तुम चीख लो मुझ पर, उसको बोल कर छेड़ चुका था। जबकि वो होनहार होती गर्दन मोड़े पलटी तो अनान ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जैसे कह रहा हो काट भी सकती हो। अशफाक की आंखें उसके सितम पर सुरहंगारा हुई। वो करीब हुई। अनान ने उसकी खुद में गुलती सांसें महसूस करने के पीछे से घबरा कर देखा, मगर तब थम गया जब अशफा ने उसकी गर्दन पर पूरी कुव्वत से दांत काटे, इस कदर शदीद कि उसकी गर्दन से लहू फूट पड़ा। वो ये कारनामा सर अंजाम देती भी नफरत से उसे देखती दूर हुई तो अनान ने घबरा कर अपनी जख्म की जगह सहलाई हथेली देखी तो खून की नन्ही बूंदें अनान के हाथ पर निशान छोड़ गई। दोनों की इस लम्हा हरकतें कल्ब थमी थी।
ये कैसी सज़ा थी? अशबाब उसके पागलपन पर तड़प उठा, जबकि वो मुँह में घुलती नमकीनी पर अपने होठों को रगड़ती मुँह मोड़ कर फिर से रो दी। मुझे छोड़ दें मेरे हाल पर, मैं आपके हक़ में बहुत बुरी हूँ, ये भी बताने की कोशिश की है। ज़हर घुल गया है मुझ पे, ज़हरीली हो गई हूँ। मुझे खुद की मौजूदगी का टार्चर मत दें। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? साँस घुट रही है मेरी आपकी खुशबू से। वो रोती हुई पूरी काँप रही थी। अन्ना ने उसकी हालत के पेश नज़र गाड़ी स्टार्ट की सीढ़ियों से निकाली। वो गहरे-गहरे साँस भरती विंडो से सटी के बाहर झाँकती रही। पूरा रास्ता वो उसकी कर्ब का गँवारा हुआ इसे सीधा फार्म हाउस लाया, मगर ये जगह उसके लिए फांसी घाट बन चुकी थी। मुझे फिर कैद करेंगे, मत करें। अब ये कैदी मोहब्बत नहीं नफ़रत करेगी, आप अपना नुकसान कर लेंगे। उसकी गाड़ी रोकते ही इसे फाके से धमकाने लगी। पर वो इसकी किसी बेकार बात को अहमियत दिए बिना बाहर निकला और दूसरी तरफ से उसका हाथ पकड़े बाहर निकालता अपने साथ ही ऐलान किस्म बढ़ा। इस बीच वो मुझसे हाथ छुड़वा के से परे धकेलती रही। मुझे अपने नुकसान की परवाह नहीं है, रत्ती बराबर में नहीं। मैंने जो किया इस पर नदामत है मुझे। मैं सबसे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम माफ़ करो मुझे। अगर तुम माफ़ नहीं करोगे मेरे लिए किसी की माफ़ी ज़रूरी नहीं रहेगी। वो उसको रोक कर अपनी तरफ खींचता, उसकी डूबी बीकी सूजी आंखों में झांका। जहाँ का दूर हो तो वहशत रक्षा थी। माफ़ी क्यों? मेरी माफ़ी आपकी ज़िंदगी और मौत का मसला है क्या, जो हर कीमत पर चाहिए? मैं नहीं कर सकती, कभी नहीं। मेरे साथ जो किया ठीक से है गई, पर ये नहीं बख्शूंगी जो करने चले थे। अब हमारा रिश्ता कुदरत भी मजीद नहीं चाहती। डाइवोर्स दे मुझे अभी। मैं आपके साथ मजीद जुड़ना नहीं चाहती। आपका साथ मेरे अंदर खब्स और घुटन बढ़ाएगा जो मैं नहीं सह सकती। मर जाऊँगी, अभी नहीं मरना चाहती। मुझे मानो भैया के बच्चे देखने हैं अभी, प्लीज़। अव्वल जुमले तो गुस्से से कह गई, पर आखिर तक उसकी आवाज़ में नमी घुलती गई। मैं तुम्हें आखिरी सांस तक डाइवोर्स नहीं दूंगा, मैं नहीं मरने दूंगा तुम्हें। एक मौका तो दे सकती हो, फिर भले नफरत कर लेना। कुछ नहीं कहूँगा, पर यूँ सब हद मत करो। इस पास ज़मीन काम जाएगी तुम्हारे लफ्ज़ों पर। वो टूटे-फूटे लहजे में से समझा रहा था, अलबत्ता उसकी जान जा रही है, ये साफ दिखाई दिया। तभी तो वो थम गई। ज़मीन अब नहीं कामती, ये मामूली चीज़ें हैं। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं करनी तो मत करें, मुझ पर एहसान करें और निकाल फेंकें अपनी ज़िंदगी से। मैं चंद दिनों में सर तपैर थकन से टूट गई। आपके साथ का बोझ उठाना किसी दलेर औरत का काम है। मैं बहुत कमज़ोर थी, मुझे एक तरफ़ा मोहब्बत के चंद दिन भी रास नहीं आए। मेरे बंदे हाथ देखे और बख्श दे मुझे। उसके आगे हाथ बांधती, इसे किसी तरह मुझसे दूर करने पर रज़ामंद थी। और ये कैफ़ियत ये इदराक अनान इब्राहिम की आंखों में तकलीफ़ भरी चुभन जगा गया। मुझे एक बार मनाने दो खुद को, सिर्फ़ एक बार। मैं उसकी मिन्नत पर रुकी, उसकी गिरफ्त चटकना रोकी। क्यों मनाएंगे? रूठी थोड़ा हूँ, कट गई हूँ आपकी ज़िंदगी से। अनान रूठना तो अपनों से जाता है। मैं तो खो गई हूँ, आपके पैरों की गर्द में गुम हो गई। कैसे मिलूंगी? मुझे जाने देकर सुकून से रहे, मुझे भी रहने दे। ओके। वो होश में नहीं थी, इसे तसल्ली देती बहलाती से दूर हुई और इस बिखरे शख्स की हिम्मत भी बखेर गई। उसकी बाजू दबोच कर अपने जिस्म खींचता, तब उसके जिस्म को अपनी शिद्दत से लर्जा गया। समझ नहीं आ रही तुम्हें क्या बकवास कर रहा हूँ। वो पूरी कुव्वत से दाड़ा के अशफा की ठहर जाती आंखों की पलकें काम गई, पर वो हनूज उसके सामने मुयस्सर और मौजूद होकर भी पत्थर का बुत बनी रही आ रही है। लेकिन मुझे आपकी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं। बिना हाइफ हुए वजह सुकून से मुकाबिल आग लगाने को बोली। वो कितने ही लम्हे कुछ बोल ही ना सका। उसकी गिरफ्त अशफा नूर को अपनी बाजुओं में धुंसती महसूस हुई। अशफ़ा मत करो प्लीज़। वो उसकी दोनों बाजुओं को जकड़ता है, इसे अपने चेहरे के करीब सरकाते बोला। लहजा ये जताने वाला था जिसे वो हारने लगा है। अशफ़ा ने उसकी गर्दन पर बने ज़ख्म और निशान को देखते आंखें सख्ती से मीचे खोली। उसकी अपने होंठों रुखसारों तरह आकर बिखरती सांसों पर लम्हा भर हवास हुई। क्या कर रही हूँ? एक ज़ख्म ही तो दिया है, आपके दिए ज़ख्मों से इस बेचारे का क्या मुकाबला? दर्द हो रहा है। उसकी आंखों के दर्द से घबरा के मोहब्बत फिर से अनाक के आड़े आई, बहुत ज़्यादा। वो बेहतियार बोला तो अशफ़ा ने एक हाथ उसकी गर्दन की दाएं तरफ हथेली के संग जमाते उसकी गर्दन पर दिए अपने ही ज़ख्म पर नरमी से होंठ रखते। वो दर्द करती ऊपरी रग दीवानगी से जुमे वैसे जकड़ कर अपने सीने में पैवस करता, धीरे से उसके पूरे वजूद पर काबिज होता। इसे खुद में जुनू हेजी के संग बसा गया। मैं ऐसे कई ज़ख्म आपकी पूरे जिस्म पर दे बैठूंगी, लीव मी। अपनी पूरी कुव्वत से इसने अनान को उससे किसी हसीब की तरह चिमटते से रोकते पर धकेला, क्योंकि इस शख्स का साया भी सब तोड़ने लगा था। मैं उफ भी नहीं करूँगा, तुम हक रखती हो मुझे सहम देने का, दे सकती हो। अशफ़ा मुझसे दूर मत जाओ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये। वो उसे हर इजाज़त दे बैठा, बस सिर्फ यही इल्तिजा की कि वो उसके पास रहे। वो सर चटक गहरे सांस भरती हो तो उसकी तरफ बढ़ी। ये ड्रामा बंद करें आप, मैं अच्छे से जानती हूँ अपनी औकात। ऐसे बिहेव मत करें कि मेरे बिना मर रहे हैं, समझे? वो उंगली हवा में लहराती, साथ ही उसका गिरेबान जकड़ कर चीखी। दर हकीकत उसकी हालत अशफ़ा को तोड़ रही थी। मर भी रहा हुआ तो तुम्हें पता नहीं चलने दूंगा। बस नाराज़गी हटा दो प्लीज़। वो उसके हाथ पकड़ कर वापस जकड़े अपने करीब लाया। वो सुन पड़ने लगी। इस शख्स की गर्म सांसें सांसों से मिलकर मुनाफिक करने लगी। वो धीरे धीरे से करीब करते इसके होंठों की रही सही शिकायतें और सिसकियाँ होठ में उतार बैठा। वो कुछ न कर पाई। इस लम्हे से लगा इसके वजूद में जान नहीं रही। बस वो शख्स हाकिम है जो सांसों से कैसा भी खिलवाड़ करने पर कादिर है। अपने होठों को ये ऐसी सताइश तो इसने सोची भी ना थी, जैसे वो इस लम्हा बख्श रहा था। और जब वो उसके लम्स की शिद्दत पर हल्क में बढ़ती प्यास और घुटन का दायरा वसी महसूस करने लगी, तो उसे दोनों हथेलियों से सीने पर दबाव डालकर प्रेत अकेला टोन टच मी अगेन, वरना आप समेत आपके घर को आग लगा दूंगी। रोना कर से रोके वो उसको राह से परे धकेलती अंदर भागी, जबकि नाने सीने पर हाथ चलाते उसको पुरसुकून करना चाहा, पर यह कोशिश बड़ी नाकाम साबित हुई। एदाज यूनी तायाजान के साथ आई, जो इसे लिए पहले हॉस्पिटल आया। आलिया को रात ही डिस्चार्ज कर दिया गया था, जबकि ज़ियान आलम और एता दोनों को डॉक्टर ने नुशी से मिलने की कुछ देर इजाज़त दी।
बहुत प्यारी है। ज़ियान आलम को इसे देखकर लीज़ा, हैदर और ईमान का बचपन याद आया तो वो दिलो जान से मसरूर हुए। हैदर ने इसे उठाकर उसकी पेशानी चूमी जो अब भी स्पेशल केयर में थी। उसके स्टमक और दिल का डॉक्टर्स की टीम जायज़ा ले रहे थे क्योंकि दिल और मैदा कुछ मसाइल का शिकार थे। उसके नन्हे नन्हे हाथ शिफा थे जिनको अपने हाथों से छूकर हैदर को लाफानी सुकून मिल रहा था। इसे छूकर बहुत खुशी मिल रही है तायाजान, लेकिन परेशान हो कि मम्मी को ये सब कैसे बताएंगे। वो इस नन्हे वजूद को उनसीयत से तख्ती से वापस क्लास में रखवाने को नर्स के हवाले करती ज़ियान की चंद तकते बोली जो खुद भी नरमी से हैदर को खुद से लगा के दोनों की नज़रें अब हाथ पैर हिले ज़रा ज़रा हिलाती नूशे पर थी जिसे भी डायपर के सिवा कुछ नहीं पहनाया गया था। और उसकी नन्ही मुलायम रुई जैसी बाजू पर नील था, उल्टे हाथ पर किनौला नस्ब था। पूरे जिस्म की नीली रगें आया थीं। मुझे लगता है रोहा भाभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मनुष्य को देखकर इस सच्चाई की अजियत सह लेंगी। तुम फिक्र मत ना हो, हम सब है ना, संभाल लेंगे। नमोन की तशफ़ी पर धीमा सा मुस्कुराई। वो बाबा की तरह शफीक और प्यारे थे और सबसे बढ़कर आज तक उन्होंने किसी बच्चे में फ़र्क ना किया। फिर वो इब्राहिम उनके भाई की औलाद हुई या उनकी इंशाल्लाह तायाजान। थैंक यू हर चीज़ के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, इतनी बड़ी कमी के बावजूद मुझसे आइस ना छीनने के लिए। वो दिल बर्दाश्त हुई तो उसकी जबीन चुमते मुस्कुराए। पगली, आइस को तुमसे छीनना इसे जीते जी मारने के मुतरादिफ है। तुम तो साथ इतने मुकम्मल लगते हो कि ये कमी कहीं पीछे ही दब जाती है। कभी ऐसा मत सोचना कि तुम में कमी है। नूशे के आने से आलम हाउस की चमक दमक देखना कितनी बढ़ेगी। फिर कोई हलिश तक बाकी नहीं रहेगी। उनकी बातें उम्मीद से भरी हुई थी। हैदर ने उनको देखा और यकीन से मुस्कुराकर वापस इस नन्ही परी को देखने लगी जो उसकी ज़िंदगी में आते ही उसका दिल मसरूर कर चुकी थी। वो इसे ले गया। ईमान उठकर 11 तक रूम से बाहर निकली आई तो मुनीरा ने अशफा के जाने का बताया। इसे हैरान किया। हाँ, काफ़ी जल्दी में था जो अंदर तक नहीं आया। तुम बताओ रात ठीक सोई? मुनीरा ने नरमी से इतला देते साथ ही प्यार से पूछा। बस गुजारे लायक ही सोई आनिया, आज मुझे कॉलेज जाना है। अब ड्राइवर को कह दे मैं तब तक रेडी होती हूँ। ईमान ने नरमी से रिक्वेस्ट की मगर उसे नाश्ता किए बिना कहीं जाने की इजाज़त ना दे सकती थी। तभी हाथ पकड़े वापस बिठाया। नाश्ता करो पहले, फिर जहाँ मर्जी चली जाना। नाश्ता वो हरगिज़ नहीं करना चाहती थी क्योंकि रात बहुत लेट हैवी डिनर के सबब तक अपना स्टमक हैवी फील हो रहा था। नो आनी, कुछ हो जाएगा, वो सहम कर बोली। तो मीरा ने मुस्कुराकर दूध का गिलास उसके लिए फिल किया। ओके, फिर ये पी लो। दूध को देखकर वो और बुरा मुंह बना के जूस पी लेती हूँ। हानि रसान से मना किया तो मीरा ने मजीद कोई इसरार ना करते उसकी उशीमानी भी और जूस डाल कर दिया। जैसे फिनिश करती वो वापस उठकर कमरे में चली गई। कुछ असाइनमेंट वर्क था, कुछ चीज़ें जो सर से डिस्कस करनी थी। लाइट से तैयार हुए जब तक नीचे आई मीरा ने सदके के लिए उसके सर से पैसे वारे और प्यार से गाल सहलाती कमरे में चली गई। ईमान बाहर पोर्च में आई तो ड्राइवर अंकल बिल्कुल रेडी थे। ईमान के बैठते ही इसने गाड़ी घर से निकाली मगर कुछ ही फासले पर छुप कर खड़े बाकर ने एक बार फिर जबड़े पेश लिए। ये अकेली मिल नहीं रही, कैसे काबू करूँ इसे। सोने के अंडे देने वाली इस मुर्गी को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता। बाकी की घरावनी प्लानिंग अब तक बरकरार थी मगर फिलहाल वो मुसलसल नाकाम था। ईमान ने रास्ते में ही अशफा को कॉल की तो वो अपने रूम में आकर तब से अब तक मुसलसल रोने और फिर सो जाने का शुगल फरमा रही थी। कॉल की रिंग पर उसके आधे आधे सोए हवास जाके, अशबू आज हमें कॉलेज जाना था, एक तो तू बिना मिला चली गई इस लंगूर के पास, रात तो तू कुछ और ही बोल रही थी तू। ईमान के शिकवे पर वो खुद भी मुंह बनाती और पैटी ज़बरदस्ती और धमकी देकर लाए हैं वरना मैं तो उनकी सूरत भी ना देखूँ, मुझे भी पिक कर ले, यहाँ रही तो दम घुट जाएगा। अच्छा है कॉलेज जाकर थोड़ा दिल बहल जाएगा, हम उसके बाद शॉपिंग पर चलेंगे। अशफा की कोफत पर ईमान उसका फौरी से पिक करने का कहा और कॉल बंद की। अशफा उठी और फॉर्मल सा लाइट जोड़ा लिए चेंज करने घुसी। चूँकि वो लोग फ्री हो चुके थे तभी कैजुअल में ही जाने वाली थी। अपनी हालत बहुत अच्छे से संवारती वो मगरूर हसीना बनी। कंधे पर हैंड बैग की स्ट्रिप लटकाए नीचे आई तो अनान भी इसी वक्त कमरे से निकला। इससे पहले अशबा इसे इग्नोर करती बाहर की तरफ बढ़ती। वो राह की दीवार बना कहाँ नहाए तुंदही से बात पर उसकी आपको इससे मतलब हटें इसे परे करती। वो समझ रही थी अनान से पीछे छुड़वाना बहुत आसान है पर ये उसकी भूल थी। बताकर जाओ वापसी कब होगी, ये भी क्योंकि शाम हम नानों की तरफ जा रहे हैं। वो उसके अचानक बनते प्लान पर बिगड़ी। मुझसे पूछे बिना आपने प्लान क्यों बनाया? पेपर सर पर है मेरे, दूसरा मेरा भाई दुश्मनों की कैद में जग रहा है, ऐसे में आपके साथ सैर सपाटों पर जाऊँगी, भूल है आपकी। तो ये एकदम गुस्से से घर आई जबकि अनान ने उसकी बाजू दबोचते अपने सिम खींचे गुस्से भरी नज़र उसकी सर्द महरी में धुत आँखों पर डाली। सैर सपाटों के लिए नहीं, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने के लिए लेकर जाना चाहता हूँ। इनकार करने का सोचना भी मत। सिर्फ 2 दिन रुकेंगे जहाँ जा रही हो वहाँ से कहीं और भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साफ साफ धमकाते लहजे में उसे वान की आज़ाद के पलटा तो वो जिन जाति की तरफ हंकारी। आपसे बुरा कोई है भी नहीं, समझे? आप कॉलेज जा रही हूँ ताकि इस जहन्नम खाने से कुछ दिन निजात मिले। एक एक लफ्ज़ में गुस्सा बढ़ के इस पर कह की तरह अपनी कैफियत उतारती वो वहाँ से गई तो अपने उमड़ते गजब को अनाने मुठ्ठियाँ बेचते जब्त किया। आंखें सुर हुई वो बुरा था लेकिन अशफा की ये जिद ज़्यादा बुरी और भयानक थी। बाहर आई तो ईमान पोश में गाड़ी के साथ लगी इसकी मुंतज़िर थी बेपरी मौज की तरह। हाँ, अशफा को बाहर आता देखी ईमान ने फिक्रमंदी से टेक छोड़ी। सब खैर है? इतनी सुर्ख क्यों हो रही है जैसे गुस्सीला बैंसा होता है? दानिस्ता ईमान ने उसकी जलाल की बैंड बजाई पर वो हनूज मुंह फुलाए रही। बैंसी ईमान, जेंडर तो ठीक बोल। वो मुझे शुजानारों के घर लेकर जा रहे हैं शाम 2 दिन के लिए, मैं नहीं जाना चाहती। अशफा की हफ़त से बड़बड़ाती है। अगली इन्फॉर्मेशन देने पर ईमान की आंखें हाई वोल्टेज से चमकी। ये पागल हो गई है, क्यों नहीं जाएगी? जाना है तुझे, कसम से बहुत प्यारी जगह है वो, पहाड़ों पर आबाद है नानो जान का घर और बेकरी शॉप, वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, तो बहुत इंजॉय करेगी। जाना है तुझे, समझी? ईमान उसकी ना सुनने की हरगिज़ मूड में ना थी तभी उसके कुछ कहने को घूर कर रोका। पेपर की तैयारी कौन करेगा ईमान? अशफा को रोना आया।
पहले हमने 3 साल कौन सा तैयारी करके पेपर दिए हैं। चल चिल कर, इस बार भी पार लग ही जाएंगी। मैं बहुत खुश हूँ। स्पेशल क्वालिटी टाइम मिलेगा जो तुम दोगे। बिगड़ते रिश्ते के लिए मेडिसिन का काम करेगा। चल मूड ठीक कर, आजा चलते हैं। ईमान इसे नरमी से कायल करती लाड के संग गाड़ी में बिठाए, खुद भी साथ ही बैठी और दोनों की बैठती गाड़ी फार्म हाउस के गेट से बाहर निकल के ही जा रही है। अब ज़रा एक्शन हो जाना चाहिए या नहीं, बताएं ज़रूर। कैसी लगी कि ज़रूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं 51 एपिसोड में। क्या होने वाला है कोई गैस ही कीजिए। अच्छे अच्छे रिव्यूज़, लंबे लंबे रिव्यूज़ देना मत भूलिएगा क्योंकि नावल बहुत जल्द एंडिंग की तरफ जाने वाला है। तो तब तक के लिए, यानी अगली किस्त के लिए, अगली किस्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।